हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए के बारे में। सबसे पहले बात करें तो हाल ही में जो है देश भर की अदालतों में पिछले 4 साल के स्थगित पड़े राजद्रोह के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि आरोपी को कोई आपत्ति नहीं है तो अदालत पे जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत दर्ज राजद्रोह के मामले की सुनवाई, मुकदमे और अपीलों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या इसका पूरा मामला? यह स्पष्टीकरण एक ऐसे याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर सुनवाई के दौरान आया जो राजद्रोह और अन्य संगीत नहीं संगीन आरोपों से पिछले 17 वर्षों से जेल में बंद है। 2017 में एक निचली अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 124 ए राजद्रोह, शत्रुता को बढ़ावा देने, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 और शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत दोषी ठहराया गया था। तब से वो भोपाल की केंद्रीय जेल में बंद है। याचिकाकर्ताओं ने एक अदालत के समक्ष इच्छा जताई कि यदि उसकी आपराधिक अपील पर धारा 124 ए सहित पूरे मामले पर सुनवाई की जाती है तो उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि जहां भी कोई भी आरोपी को धारा 124 ए आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किए गए मुकदमे, अपील या किसी अन्य कार्रवाई को जारी रखने पर कोई आपत्ति नहीं, वहां न्यायालय को ऐसे मामले का गुण दोष कानून के अनुसार निर्णय लेने में कोई बाधा नहीं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की अपील और उससे जुड़े मामलों पर तत्काल विचार करे और गुण दोष के आधार पर फैसला सुनाए। भारतीय दंड संहिता 1960 के अंतर्गत राजद्रोह के एक गंभीर अपराध माना गया। मूल संहिता में यह प्रावधान शामिल नहीं था। इसे बाद में वर्ष 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन के माध्यम से धारा 124 ए के रूप में जोड़ा गया। राजद्रोह की वैधानिक परिभाषा की बात करें तो आईपीसी की धारा 124 ए के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कृत्यों में सम्मिलित पाया जाता है तो उसे राजद्रोह का दोषी माना जा सकता है। घृणा और अवमानना की बात करें तो देश में कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध नफरत या तिरस्कार की भावना पैदा करना अथवा ऐसा करना प्रयास करना, असंतोष भड़काना, मौखिक या लिखित शब्दों, संकेतिक, दृश्यात्मक प्रस्तुतियों या किसी अन्य माध्यम से सरकार के प्रति दुर्भावना या संतोष उत्पन्न करना, उसका प्रयास करना है। और व्यक्ति के माध्यम से बात करें तो राजद्रोही गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना किया जा सकता है, जैसे बोले गए या लिखे गए शब्द, शारीरिक संकेत, तस्वीरें, वीडियो, दृश्य प्रस्तुति या कोई अन्य समान तरीका। दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य, इस माध्यम का उपयोग इस प्रकार किया गया हो जिसका सीधा उद्देश्य सरकार के प्रति समाज में नफरत, असंतोष एवं अवमानना की भावना को भड़काना हो। असंतोष का दायरा, इस धारा के तहत असंतोष शब्द में सरकार के प्रति निष्ठिनता और हर तरह की शत्रुता भावनाएं जो है कहीं ना कहीं शामिल है। 4 साल से क्यों रुकी थी सुनवाई? इससे पहले 11 मई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था। इस आदेश में देश भर की अदालतों में लंबित राजद्रोह के मामले की सुनवाई पर तब तक के लिए रोक लगा दी गई थी। तब तक कि केंद्र सरकार इस औपनिवेशिक काल से कानून पर पुनः जांच और पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे थे। उस समय अदालत ने जो है केंद्र और राज्यों में यह अपेक्षा भी की थी इस कानून के तहत नई एफआईआर दर्ज करने या दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले प्रवेश किया जाए, ताकि राज्य के सुरक्षा हितों और नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाया रखे। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और राजद्रोह पर बहस हुई और इस साल फरवरी में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत मौखिक रूप से टिप्पणी भी की थी कि पुरानी आईपीसी के तहत राजद्रोह कानून की समीक्षा करने कार्यपालिका का निर्णय संसद को भारतीय न्याय संहिता इस तरह का प्रावधान लेने से नहीं रोक सकता, क्योंकि विधायिका पूरी तरह स्वतंत्र है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट दायर कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें से मुख्य रूप से धारा 152 को चुनौती दी गई है, जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीएनएस की धारा 152 असल में पुराने राजद्रोह कानून की एक बदला हुआ रूप है। याचिकाओं में कहा गया है कि भले ही कानून की भाषा बदल दी गई हो, लेकिन इसकी मूल सामग्री जैसे विध्वंसक गतिविधि, अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देना और भारत की अखंडता और खतरा जैसी शब्दावली
बेहद स्पष्ट और व्यापक है, जो व्यक्ति की आजादी को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा फैसला कानूनी प्रक्रिया को सुचारू बनाने की दिशा में एक व्यवहारिक कदम है। यह उन कैदियों के लिए राहत की बात है जो वर्षों से बिना सुनवाई से जेलों में बंद है। हालांकि दीर्घकालिक चुनौती अभी भी बनी हुई है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में राज्य की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए नागरिकों की असहमति और अभिव्यक्ति के आधार को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलता है ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।